हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन जानी थी कुछ उससे रिलेटेड, और आज की क्लास में हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर्स। इज इट ओके? जैसे आपने इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के थ्रू पढ़ी थी, वैसे ही इमेज फॉर्मेशन आप स्फेरिकल मिरर के थ्रू पढ़ेंगे। मतलब जब आप स्फेरिकल मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो स्फेरिकल मिरर आपकी इमेज कैसे बनाता है, ये हम लोगों को रे डायग्राम्स के थ्रू समझना होगा। और उसको शुरू करने से पहले हमको कुछ रूल्स जानने होंगे, तो ध्यान से सुनिए। तो जो रूल्स हम जानने जा रहे हैं ये हैं रूल्स of image formation, rules of image formation। और पहले ये रूल्स हम कॉनकेव मिरर के लिए जानेंगे और फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए जानेंगे। ओके, तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो देखिएगा ध्यान से कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं, क्या क्या रूल्स हैं, ये याद रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। ओके, तो हम फर्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं, और फर्स्ट रूल पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाना होगा। मैं इस साइड बना देती हूँ ताकि हम उधर रूल लिख सकें। कॉनकेव मिरर in which the inner surface act as a reflecting surface, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं in which the bent in surface act as a reflecting surface and this outer surface act as a rough surface। is it okay? खैर, ये हम पहले भी बहुत बार जान चुके हैं। ये है हमारे मिरर का मिड पॉइंट जिसे हमने पोल नाम दिया था, और ये लाइन समझ गए होंगे आप लोग। ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, बिल्कुल सेंटर में लोकेट करना है। मेजर करके भी कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेशन के साथ भी कर सकते हैं। दिस सेंटर पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इज इट ओके? तो 3 रूल हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने हैं, एंड द फर्स्ट रूल इज वेरी सिंपल। सुनिएगा सिर्फ ध्यान से। फर्स्ट रूल क्या है? बस इतना सा ही है कि अगर कोई सी भी लाइट रे इस कॉनकेव मिरर पर फॉल हो, कोई सी भी का मतलब कुछ कंडीशन है इसके साथ में, कोई सी भी का मतलब अ लाइट रे विच इज ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, if it falls on the concave mirror, then after reflection this reflected ray will definitely pass through its principal focus। is it okay? तो ये है इसका फर्स्ट रूल। लिख लेते हैं हम यहाँ पर। क्या है फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल इज एनी इंसिडेंट रे, आप लाइट रे भी लिख सकते हैं, एनी लाइट रे, एनी इंसिडेंट रे which is parallel to the principal axis if it strikes to the concave mirror, then after reflection reflected ray will pass through its principal focus। इज इट ओके? तो ये रूल आपको समझ में आ गया? याद रखना होगा अब आपको इसको। जब भी आप पैरेलल लाइट रे बनाएं, आपको कोई मेजरमेंट, कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
कुछ भी मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे अगर लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पास हो जाएगी? फोकस से। इज इट ओके? तो ये है आपका फर्स्ट रूल जो आपको याद रखना है। लिख भी दिया है मैंने आपके लिए, ये आप याद रखेंगे, इसको पढ़ेंगे आप इसे। तो अब हमको बनाना है सेकेंड रूल। सुनिएगा ध्यान से। सेकेंड रूल इसका जस्ट अपोजिट है और सिमिलर भी है, इसीलिए मैं लिखूंगी नहीं, सिर्फ आपको समझाऊंगी। ओके, तो सेकेंड रूल क्या है? हम रूल सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो हम कॉनकेव मिरर ही ड्रॉ करेंगे। ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपके कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट पोल, और ये हमने बना दी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर और ये फोकस। जो फर्स्ट रूल आपने पढ़ा उसमें आपने पढ़ा कि एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट का मतलब एनी लाइट रे विच इज passing through the focus, any incident ray which is passing through the focus, समझ गए होगे आप रिफ्लेक्शन के बाद इसका क्या होगा? It will become parallel to the principal axis, मतलब this reflected ray will be parallel to the principal axis. Is it okay? मतलब बिल्कुल एक जैसे रूल है। अगर पहले पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी, और पहले फोकस से पास हो रही है, फोकस से आ रही है अगर, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। इज इट ओके? तो ये दोनों रूल तो बड़े सिमिलर थे। जो तीसरा रूल हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। थर्ड रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है आपका थर्ड रूल। ध्यान से देखिए थर्ड रूल। दोबारा से हम रूल सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं फिलहाल, कॉन्वेक्स के लिए भी पढ़ेंगे, सिमिलर ही है पर थोड़ी देर बाद जानेंगे। पहले कॉनकेव मिरर को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपकी लाइन समझ गए होंगे इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। इज इट ओके? और अब हम जो रूल पढ़ने जा रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एनी लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आपके कॉनकेव मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, देन व्हाट वुड हैपन आफ्टर रिफ्लेक्शन? देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। जैसे आई है बिल्कुल वैसे ही लौटकर वापस चली जाएगी। पर ये केस हमें बड़ा अलग सा लगा, तो चलो हम इसके पीछे कॉन्सेप्चुअल रीज़न क्या है वो भी जान लेते हैं। इज इट ओके? याद करिए हमने लास्ट क्लास में नॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये हमने बोला कि ये इंसिडेंट रे है। इज इट ओके? और अगर ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल बनाना चाहें तो नॉर्मल कैसे बनेगा? ये इंसिडेंट रे भी है और नॉर्मल भी यही है, क्योंकि एनी लाइट रे विच एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल। मतलब अगर हम इस लाइट रे को इंसिडेंट रे बोलें और इस इंसिडेंट रे के साथ साथ हम नॉर्मल भी बनाना चाहें तो दोनों बिल्कुल सेम हैं। इज इट ओके? यही इंसिडेंट रे है और अगर इसी पॉइंट पर हम नॉर्मल बनाएं तो नॉर्मल भी यही बनेगा। इज इट ओके? मतलब इंसिडेंट रे भी यही और नॉर्मल भी यही। और अगर दोनों सेम हैं और इस कंडीशन में अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना चाहो तो याद है क्या आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन हमने प्लेन मिरर के वक्त पढ़ी थी। दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इज इट ओके? यही इंसिडेंट रे और यही नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा? डेफिनेटली 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर हमें कितना मिल गया? 0 डिग्री। तो क्या आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हुए हैं। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या स्फेरिकल मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं? यस।
इज इट ओके? बिल्कुल एप्लीकेबल होते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री होगा। मतलब अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आकर के फॉल हो रही है देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक along the same path, because in this case angle of incidence is 0 degree and therefore angle of reflection is also 0 degree according to the laws of reflection। तो बस यही है हमारा थर्ड लॉ। क्या है हमारा थर्ड लॉ? एनी लाइट रे, आप इंसिडेंट रे भी लिख सकते हैं, एनी लाइट रे passing through center of curvature, will be reflected back along the same path। इज इट ओके? और अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो रीजन हम लिख देंगे एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑल्सो बी 0 डिग्री। हम इसके कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लाइट रे इसी तरीके से आए। सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को पास करती हुई लाइट रे तो किसी भी तरीके से आ सकती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने के। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने के और कौन से तरीके हैं? ढेरों तरीके हैं, कहीं से भी आ सकती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सिर्फ एक पॉइंट है। तो देखिए ये हमने बनाया पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे अगर ऐसे जाए देन व्हाट वुड हैपन? बिल्कुल सेम, इट विल बी बाउंस्ड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ही चली जाए तो देन ऑल्सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। और अगर ऐसे चले जाए तो कैसे भी चले जाए, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के जा रही है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम रूट। और कारण हमेशा सेम होगा, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे बोथ आर इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो ये थे हमारे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। किसके थ्रू? बाय अ कॉनकेव मिरर। अब जो हम पढ़ेंगे, अब हमको रूल्स तो हमने पढ़ लिए हैं, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। किसके थ्रू इमेज फॉर्मेशन आप करवाएंगे? जिसके लिए रूल्स पढ़े थे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसे बनाता है इमेजेस को? देखिएगा। इज इट ओके? मतलब कॉनकेव मिरर के सामने आप खड़े होंगे तो वो आपकी इमेज कैसे बनाएगा ये आपको यहाँ पर जानना है। इज इट ओके? तो ये कॉनकेव मिरर है। जैसे आपने प्लेन मिरर के थ्रू इमेज बनाई थी, प्लेन मिरर के सामने आप दूर खड़े हों, पास खड़े हों, बहुत दूर खड़े हों, बहुत पास खड़े हों, हर कंडीशन में इमेज का नेचर सेम होता है। इज इट ओके? पर कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता है। कॉनकेव मिरर में, जैसे ये कॉनकेव मिरर मैंने बनाया, ये इसका पोल बनाया, ये इसका फोकस, और इतने ही डिस्टेंस पर आपको क्या बनाना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें बड़े सारे केसेस हैं। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़े होंगे तो इमेज अलग बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े होगे तो अलग बनेगी, इन दोनों के बीच में होगे कहीं पर तो अलग बनेगी, और यहाँ होगे कहीं तो अलग बनेगी। मतलब ढेरों वैरायटी है इमेजेस की कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है। तो ढेरों का मतलब कितनी? ढेरों का मतलब हमें यहाँ पर इस इमेज फॉर्मेशन के टोटल 6 केसेस पढ़ने हैं। एक एक करके हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे और हर केस में हम देखेंगे कि क्या क्या वेरिएशंस आते हैं बनी हुई इमेज में। ओके, तो ये शुरू करने के लिए हमें जो पॉइंट्स जानने हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमें जो डिसाइड करनी है वो है पोजीशन। किसकी पोजीशन हमको फाइनली लोकेट करनी है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कि आखिर आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखने जा रहे हो। इज इट ओके? इस मिरर से बहुत दूर, या इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखने जा रहे हो, या इन दोनों के बीच में कहीं रखने जा रहे हो।
तो हमें सबसे पहले क्या फाइनलाइज करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हम शुरू करेंगे इन्फिनिटी से। मतलब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। इज इट ओके? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? कॉनकेव मिरर के लिए इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? कॉनकेव मिरर के लिए इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा ही चांद सितारों के पास पहुंच जाओ, सन और मून ही इन्फिनिटी पर हैं, ऐसा नहीं है। अगर मिरर यहाँ पर है और आपने 50 मीटर के डिस्टेंस पर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट इन्फिनिटी फॉर दिस कॉनकेव मिरर। इज इट ओके? तो हम जो ऑब्जेक्ट कंसीडर करने जा रहे हैं दैट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। इज इट ओके? और इस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की जो हम यहाँ तो बना ही नहीं सकते, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, अब 50 मीटर दूर का ऑब्जेक्ट इस बोर्ड पर तो नहीं बना सकते, तो इस वाली कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाएंगे ही नहीं। इज इट ओके? तो पर हमको इमेज का फॉर्मेशन तो करना है। और क्या आपको याद है इमेज? इमेज आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने इमेज? व्हेन 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और appears टू मीट एट अ पॉइंट। मतलब रिफ्लेक्टेड रेज मिलानी पड़ेंगी, तो पहले इंसिडेंट रे बनाते हैं, फिर रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे और फिर उनको उनके थ्रू इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है, आप बोर्ड पर उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके? पर हमें 2 इंसिडेंट रेज बनानी है। कहाँ से आ रही है? ऑब्जेक्ट में से। कहाँ प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पर प्रेजेंट है। इज इट ओके? तो हमेशा याद रखिएगा, whenever the object or anything, source of light or whatever, if it is present at infinity, then the rays which are coming from it must be parallel to each other. Is it okay? तो इस इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट में से जो रेज आएंगी वो डेफिनेटली कैसी होंगी? पैरेलल टू ईच अदर। तो कितनी इंसिडेंट रेज बनाए हम सिर्फ 2 बनाएंगे। इज इट ओके? तो हमने ये फर्स्ट इंसिडेंट रे बना दी। इज इट ओके? ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, कारण बार बार बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। हमें एक और बनानी है, और जो दूसरी इंसिडेंट रे हम बनाएंगे वो इसके क्या होनी चाहिए? पैरेलल, एज बोथ ऑफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इज इट ओके? तो 2 इंसिडेंट रेज हम बना चुके हैं। तो चलिए अब 1 बाय 1 हम दोनों इंसिडेंट रेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। ओके? और थोड़ी सी देर पहले ही हमने रूल्स पढ़े थे। इफ एनी इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। हो गई फोकस से पास, ये बन गई हमारी इस वाली इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड रे। इज इट ओके? दूसरी की भी बना देते हैं। ये इंसिडेंट रे अभी रूल पढ़ा था, वही सेम रूल, एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑल्सो पास थ्रू द फोकस। इज इट ओके? तो दोनों इंसिडेंट रेज की रिफ्लेक्टेड रेज हम बना चुके हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रेज आपने बनाई क्या वो मिल चुकी हैं? बिल्कुल मिल चुकी हैं। क्या रियलिटी में मिली है? डेफिनेटली। इमेजिनरी पार्ट ड्रॉ करना पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इज इट ओके? मतलब हमें यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज पता लग गई है कि आखिर इमेज बनी कहाँ। दिख रही है आपको कहाँ बनी है इमेज? कहाँ पर मिली है ये रिफ्लेक्टेड रेज? इस पॉइंट पर मिली है। कौन से पॉइंट पर मिली है? फोकस पर। तो अगर हमसे पोजीशन ऑफ इमेज लिखने के लिए बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एट एफ। आप सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, एट प्रिंसिपल फोकस। इज इट ओके? पर क्या इतना जानना काफ़ी है या हमें कुछ और भी लिखना है? हमें और भी कुछ जानना है। नेक्स्ट हमको जानना है नेचर। किसका नेचर जानना है? नेचर ऑफ इमेज। मतलब क्या जानना है? मतलब ये जानना है कि इमेज रियल है या वर्चुअल। तो अब आपको शायद क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज
रियलिटी में मिली है, मतलब इमेज कैसी है, रियल। और याद है ना आपको रियल इमेज की खास बात कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इज इट ओके। अच्छा, एक खास बात और है जो यहाँ दिखाई तो नहीं दे रही है पर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, हम एक फिगर और बनाएंगे तो, कि जो रियल इमेजेस होती हैं वो हमेशा ही कैसी होती हैं, इन्वर्टेड। क्या आप इन्वर्टेड का मतलब समझते हो? एक तो हमने लेटरल इन्वर्जन पढ़ा था जिसमें आपका राइट हैंड लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट राइट बन जाता है, वो वाला इन्वर्जन नहीं है, ये इन्वर्जन है, सिर्फ इन्वर्जन। सिर्फ इन्वर्जन का मतलब होता है कि ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है इसकी इमेज ऐसी बनेगी, इज इट ओके। इसे बोला जाता है इन्वर्टेड इमेज। ये तो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट है, आपको पॉइंट इमेज मिल रही है तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये वास्तव में इन्वर्टेड है या नहीं। इसके लिए हम एक डायग्राम थोड़ी सी देर बाद और बनाएंगे, पर फिलहाल आपको ये मानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा फिलहाल के लिए, दैट ऑल द रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, उल्टी ही होती हैं हमेशा, इज इट ओके। एक बात और जाननी है आपको, लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज अबाउट द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज का मतलब, साइज ऑफ इमेज लिखने से पहले आपको इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज के साथ में मैच करना होता है। अगर वो उससे छोटी है या उससे बड़ी है तो यहाँ तो हमको दिखाई दे रहा है कि इमेज बहुत ही छोटी है, पॉइंट जैसी इमेज हमको मिल रही है, पॉइंट साइज्ड इमेज, मतलब साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे बहुत छोटा, और बहुत छोटे को हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, इज इट ओके। बात समझ में आ गई? तो हमने आज जो पढ़ा कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का एक ही केस पढ़ा है, इसके और भी केसेस हैं। ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह रखेंगे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और हमको हर केस में डिफरेंट इमेज मिलेगी, तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, इज इट ओके। इतना आप रिवाइज करिएगा, याद रखिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।